अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सोहरवर्दी। बिलावल भुट्टो ने बुज़ुर्ग सियासतदानों को रिटायरमेंट का मशवरा दिया है। सियासत में रिटायरमेंट कैसे हो सकती है? क्या रिटायरमेंट के लिए कोई उम्र की शर्त होनी चाहिए सियासत में, या ये फ़ैसला आवाम की अदालत में होगा, कानून की अदालत में होगा, या नौजवान क़यादत बुज़ुर्गों को खींच तान कर इस खेल से बाहर निकाल देगी? आज का हमारा पहला टॉपिक कि पाकिस्तान में सियासत से रिटायरमेंट का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और बुज़ुर्ग सियासतदानों को कैसे हम इस सियासत के मैदान से रिटायर करें। मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और आमिर अहमद ख़ान साहब। आमिर साहब, वैसे तो सहाफ़त में भी रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है और हम कहते हैं कि जितना सहाफ़ी सीनियर और बुज़ुर्ग हो जाए उतना तजर्बाकार और उतनी उसमें दानिश ज़्यादा आ जाती है, लेकिन आप मानते हैं कि ये सियासत में रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए और नौजवान क़यादत को ताने दे देकर बुज़ुर्ग क़यादत को बाहर निकाल देना चाहिए? इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है मुज़म्मिल के कोई उम्र की कोई बंदिश होनी चाहिए या उनको ताने दे देकर निकाल देना चाहिए। ये मेरा ख्याल है दो मुख्तलिफ किस्म के अमल हैं। देखिए, जहाँ तक कोई उम्र की बंदिश का सवाल है ना, तो महातिर मोहम्मद हमारे पास एक मिसाल है जो कि सियासत को छोड़ने के बाद जब दोबारा उनके मुल्क को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो 90 साल की उम्र में भी उनको सियासत में वापस आना पड़ा। अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है वो कोई नौजवान शख्स नहीं है। पुतिन रशियन प्रेसिडेंट जो है वो कोई नौजवान शख्स नहीं है। तो सियासत एक ऐसा मैदान है जो मेरा नहीं ख्याल जिसमें उम्र इन इटसेल्फ जो है वो एक फैक्टर होती है। हाँ, सोच ज़रूर उसके अंदर एक फैक्टर होती है और मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो मशवरा है और इस मशवरे के अंदर मुझे उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, उसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो उस सोच से है जो पाकिस्तान के तजर्बाकार सियासतदानों की सोच है, ना कि उनकी उम्र से। अब ये उनके कहने का तरीका है कि जी बुज़ुर्ग सियासतदानों को अलहदा होना चाहिए, लेकिन उस सोच की फ्रस्ट्रेशन हमने पहली दफ़ा नहीं देखी, ये हमें पहले भी नज़र आई है। मैं इस तरह की बातें सुन रहा हूँ चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी कि शायद ये इस बात का इशारा देते हैं कि उनके अपने वालिद साहब की पॉलिसी से कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। ये बातें हमने PMLN के बारे में भी सुनी है कि शरीफ बरादरान में इख्तलाफात पैदा हो गए, बल्कि बड़ी कोशिश भी की गई है और बड़े अरसा तक ये कोशिश जारी रही है कि उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो जाए, लेकिन उसका नतीजा हमने देख लिया। मेरा ख्याल है इसकी रियल वजह जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो हाथ पाकिस्तान की सियासी नब्ज़ पर है वो जो उनको बता रहा है उससे कतई मुख्तलिफ है जो कि उनके बुज़ुर्गों को ये बता रहा है। और उनका ये मशवरा सब के लिए है। उन्होंने कहा ना कि उनको चाहिए कि अब रिटायर होकर अपने घरों और मदरसों में बैठ जाएं, तो जाहिर है कि उसके अंदर सिर्फ ये पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां ही नहीं, उसके अंदर मौलाना फजल रहमान की तरफ भी इशारा उन्होंने वो किया है। एंड मुझे लगता है कि उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये एक नौजवान कौम जो है जिसका 70% हिस्सा हमारी आबादी का 30-35 साल से कम उम्र का है, अब वो पाकिस्तान की रिवायती सियासत से उसका दिल उठ गया है। और जहां उन्होंने एक नए सियासतदान को सपोर्ट किया और उनकी हिमायत की, उन्होंने बड़ी भरपूर किस्म की हिमायत की, उसका भी उनको कोई खातिर खा नतीजा नहीं मिला, क्योंकि वो नए सियासतदान की सियासत में भी बहुत से वो रिवायती चीज़ें थीं, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की मुखालफत करना और ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करना उस मुखालफत में जो कि सियासी मैदान में नहीं होने चाहिए और जिनका नुकसान न सिर्फ मुल्क की सियासत को होता है बल्कि वो पूरे के पूरे मुल्क को, उसकी सियासत को भी, उसकी मईशत को भी, उसके माशरे पर भी उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी वजह है कि वो इस तरह का वो मशवरा दे रहे हैं। अब जाहिर है वो किसी को मजबूर तो कर नहीं सकते। अब देखना ये है कि ये बुज़ुर्ग जो है उनको इनकी बात समझ में आती है या नहीं आती है। फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अपनी अपनी जगह पर सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कायम और दायम नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखें बिलावल साहब के इस मशवरे का जो है वो अंजाम क्या होता है। अतर काज़मी साहब, आप वो कह रही हैं 30 से 35 साल की उम्र के नौजवानों की अक्सरियत है पाकिस्तान में और उनको एक नौजवान क़यादत चाहिए, वो किसी बुज़ुर्ग के पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, सोच बदल गई है, लिहाजा बुज़ुर्गों को घर बैठना चाहिए। जो मैं समझाऊँ आमिर साहब की बात से कि और बिलावल कोई नई सोच के अलंबरदार हैं, पाकिस्तान में नौजवान सोच के अलंबरदार हैं,
और बुज़ुर्गों की सोच वो उससे मुतसादम है उनकी सोच। आप भी अतर काज़मी साहब ऐसे समझते हैं? देखें, एक कॉन्टेक्स्ट है बिलावल साहब की गुफ्तगू का, जहाँ से तक ताल्लुक़ है 30 से 35, मेरा नहीं ख्याल कि एग्जैक्ट उन्होंने कोई फिगर दिया है कि 30 साल या 35 साल। अगर 35 साल भी हो तो आप भी 1-2 साल के मार्जिन से ही ऊपर नीचे होंगे, तो आप तो सेफ़ जोन में ही हैं। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि जो बिलावल बात कर रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पे सोच की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो जो फरसूदा सोच है, चाहे वो सियासी निज़ाम में है, जिस जगह पे भी है, उसको अब हमें जो है ना बाय बाय करने का टाइम है, उसको अब साइड पे कर दे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हालिया दिनों में हमने देखा कि ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक चीज़ सामने आई, एक इंटरव्यू हुआ, उसके ऊपर आप बड़े बड़े बुज़ुर्ग सियासतदानों का रद्द-ए-अमल देखें। अगर आप बिलावल से पूछेंगे, बल्कि मेरे साथ एक प्रोग्राम में शर्मिला फारूकी साहिबा बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये निजी जो एक मसला है, मैं इस पर गुफ्तगू ही नहीं करूँगी। क्या आप बिलावल उस किस्म की गुफ्तगू करेंगे जिस किस्म की गुफ्तगू इस वक्त नून लीग की क़यादत कर रही है और उसमें उनका 20-20, 30-30, 40-40 साल का तजर्बा है? तो बिलावल बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि जनाब, ये जो सोच है, चाहे आपकी उम्र 30 साल हो या आपकी उम्र 80 साल हो, आपकी सोच जो है फरसूदा नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच जो है वो सतही नहीं होनी चाहिए, आपकी सियासत उस नौइयत की होनी चाहिए जो हमें आगे लेके चले। ये वो चीज़ है जो इस मुल्क का नौजवान भी मांगता है। अब वो खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि जी नौजवानों के वो बड़े फेवरेट हैं, तो इमरान खान कौन से नौजवान हैं? 71 साल की उनकी अपनी उम्र है। तो असल मसला ये है कि वो नौजवान चाहता है कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो किसी तरीके से जो है वो पूरी हों, चाहे वो एक 70 साल के बंदे से वो वाबस्ता कर लें या 30 साल के या 40 साल के। तो वो जो निज़ाम की तब्दीली है, जो ओवरऑल जो इस यहाँ पे जो एटीट्यूड की तब्दीली है, ये उसकी तरफ उनका इशारा है। और मेरे ख्याल में, मैं तो बिलावल की ये बात मुझे पसंद आई है। बाकी जो तजर्बा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि हम बुज़ुर्ग सियासतदानों को साइड पे कर दें, चाहे कोई वो सहाफ़त में हो, सियासत में हो। अब आपका जो तजर्बा है, मेरा आपके साथ बैठने का तजर्बा कितना भी तल्ख हो, लेकिन आपके तजर्बे से 100 चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये तजर्बा की तो बड़ी वैल्यू होती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी मैं अतर काज़मी साहब आपको वाज़े करना चाहता हूँ कि मुझे 35 साल का हुए 20 साल हो गए हैं। तो मैं किसी सेफ जोन में नहीं हूँ, मैं तो बुज़ुर्ग जोन में हूँ खुद को, और आप मुझे गलत असेस कर रहे हैं मेरी उम्र को, ठीक है ना? कोई ये 20 साल पुराना वाक़या है कि मैं 35 साल का हुआ था। अब जहाँ तक सोच बदलने की बात है, और जिस सोच के मुझे मदाह अतर काज़मी और आमिर साहब आज नज़र आए हैं कि नई सोच जो बिलावल की है, ज़रा सिंध से शुरू कर लें। वो ये नई सोच, ज़रा ये बुज़ुर्ग सियासतदान और वडेरे और जागीरदारों को जिनके सिर पर वो सिंध जीत कर आते हैं, जिनके सैकड़ों एकड़ और हज़ारों एकड़ के मुरब्बों के मालिक जो हैं, जो जिनकी ख़ानदानी सीटें हैं, जिनके 100-100 साल से उनके ख़ानदान की नशिस्तें हैं, कोई मखदूम है, कोई दखदूम है, ज़रा उनको पीछे करके सिंध में नौजवानों को टिकट देकर दिखा दें। मुझे दिखा दें नवाबशाह से, सक्खर से, जामशोरों से, नौशहरा से, सिंध के अंदर से, अंदरून सिंध से नौजवानों को टिकट दे के दिखा दें मुझे ये फरसूदा बुज़ुर्ग खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मखदूम सारे निकाल कर मुझे ज़रा लम्स के, IBA के MBAs को टिकट देकर दिखा दें ना। ज़रा मैं कहूँ नई सोच लेकर आया बिलावल सिंध से। मेरा मतलब ये सारा गुस्सा पंजाब पे ही कटना है और KP पे। जो ही आप सिंध की सरहद पार करते हैं आपकी सोच नई हो जाती है, जो ही आप रहीम यार खां क्रॉस करते हैं आपकी सोच पुरानी हो जाती है। ये अजीब तजाद है इस मुल्क में कि आप रहीम यार खां क्रॉस करें तो बुज़ुर्ग बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, और आप रहीम यार खां से इधर आ जाएं तो आपकी सोच बदल जाती है। तो ये तजाद को, मेरा मतलब है, लोगों को, इस मुल्क के नौजवानों को समझ नहीं आता। जब वो सिंध के बैलेट देखते हैं, जब वो सिंध के MNAs की लिस्ट देखते हैं पीपल्स पार्टी की, तो उन्हें सारी नई सोच समझ आ जाती है। उसके लिए कोई तकरीर की ज़रूरत नहीं है, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट पढ़ने की ज़रूरत है जो अब भी ये टिकट देंगे। किसी नए बंदे को इन्होंने कोई टिकट नहीं देना। तो आमिर साहब, ये सोच अमल से भी उसका ताल्लुक है या सिर्फ लफ्ज़ों और अच्छी तकारीर पर ही हम सब वाह और तालियां बजाया करेंगे? क्योंकि जिनके मदाह अतर काज़मी साहब हैं उनकी भी तकारीर की ही मसला है, अमल तो वहाँ भी कोई नहीं था।
अच्छा मुजम्मिल, बात ये है कि ये बात उन्होंने पंजाब या केपी के लिए नहीं की है। इसके अंदर क्योंकि उनके अपने वालिद साहब भी उनकी इस बात का निशाना है, ये बात उन्होंने अपने लिए भी की है। और देखिए, ये जो आपने बात की है ना कि सिंध जहाँ से वडेरे जीतते हैं और वो ख़ानदान हैं वो सैकड़ों साल से, मुझे ये बताएं, ये एक बड़ी कॉमन बात है जो हम पंजाब से अक्सर सुनने में आती है हमें, कि सिंध से अगर कोई जीतता है तो वो तो बडेरा होता है जी, उसकी तो मौरूसी नशिस्त होती है। मुझे ये बताएं कि पंजाब से किसान जीतता है, या परवेज खटक जब केपी से जीतते हैं तो वो भट्टा मजदूर हैं, या आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान से जो है वो ऑफिस जाने वाला वाइट कॉलर वर्कर इलेक्शन जीतता है। ये एक पाकिस्तान का ओवरऑल सियासी निज़ाम है जिसका उसकी भी पार्टी, उनकी अपनी पार्टी जो है वो भी उसी का हिस्सा है, और बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो भी उसी निज़ाम का हिस्सा हैं। और इस निज़ाम की तरफ उन्होंने इशारा करके ये कहा है, उन्होंने किसी मखसूस सियासी जमात या किसी मखसूस सूबे की तरफ इशारा करके ऐसी बात नहीं की है। एंड आई ऑल्सो फील मुजम्मिल कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको पता है कि तब्दीली का निज़ाम जो है वो कैसा होता है। हमने बहुत बड़ी तब्दीली का जिक्र सुना था ना पिछले इलेक्शन से पहले, और उस तब्दीली का नतीजा क्या निकला कि वही सियासतदान जो कि एक अरसे से कभी एक पार्टी में होते हैं कभी दूसरी पार्टी में होते हैं, उनके पीछे भाग के उनको अपनी पार्टी में शामिल किया गया ताकि इलेक्शन जीता जा सके, ताकि हुकूमत बनाई जा सके। वो इस निज़ाम की बात कर रहे हैं, वो इस सोच की बात कर रहे हैं। एक गलतफहमी जो शायद अतर कादमी साहब को मेरी बात से हुई है कि मैं कह रहा हूं कि 30 से 35 साल की उम्र की पाबंदी लगानी चाहिए। नहीं, मैंने ये बात नहीं की थी अतर। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान का 70% आबादी जो है वो 30 से 35 साल कम उम्र की है, इसलिए उनकी सोच जो है वो नौजवानों वाली है। बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बात का मेरा ख्याल है एहसास है, और जहां उनके वो अपने वालिद से ज़रा मुख्तलिफ सोचते हैं, उनका वालिद का ख्याल है कि वही जो रिवायती सियासत, जोड़ तोड़ की सियासत, इसकी टांग खींच लो, इसको खड़ा कर दो, इसके कमर पे हाथ रख दो, वो सियासत अब हमें मुस्तकबिल में भी आगे ले जा सकती है। मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात का एहसास है कि नहीं, ये सियासत उनको ज़्यादा देर तक पाकिस्तान के सियासी मैदान में जिंदा नहीं रख सकेगी, इसको बदलने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ मुजम्मिल मैं ज़रूर आपके साथ इत्तफाक करता हूँ कि अगर वाकई वो सिंसियर है और मुखलिस है अपनी सोच के बारे में, तो फिर यकीनन उनको कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि उनकी वालिदा ने की। पीर पगाड़ा को किसने हराया जी? परवेज़ अली शाह एक नौजवान आदमी था जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ था। 1988 में जब वो आई तो उन्होंने सिंध के अंदर ये रिस्क लिया था। तो सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब अपनी पार्टी के साथ ये रिस्क लेते हैं या नहीं, ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। लेकिन ये बात जो है ये प्लीज़ मेरा ख्याल है हमें करनी बंद कर देनी चाहिए कि अगर एक सूबे से कोई जीतता है तो वो तो वडेरा है इसलिए जीतता है, और दूसरे सूबे से जो है वो उससे बड़ी जायदादें रखने वाला अगर जीत जाए और उससे ज़्यादा मरोसी सियासत वाला भी जीत जाए तो उसको हम कहते हैं कि नहीं जी, ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो बिल्कुल इसका जीतना जायज़ है। ये निज़ाम मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो को भी इसका पता है, मेरा ख्याल है उनके बुजुर्गों को भी इसका अंदाज़ा है कि ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। ये पहली बात, ये अलग बात है कि वो बाकी सबसे आगे बढ़ के इसकी बात करना अभी से शुरू हो गए। अब देखना ये है कि अगले इंतखाबात के अंदर वो इस पर, जैसा कि आपने कहा, अमल दरामद किस हद तक कर पाते हैं। आई रिस्पॉन्ड टू इट, लेकिन अतर की बारी है और मैं, अतर मेहमान हैं, वो पहले ही कहते हैं कि तजर्बा अच्छा नहीं है उनका मेरे साथ, तो लिहाजा मैं उनकी बारी बिल्कुल नहीं लूँगा। नहीं, देखें, मैंने एक तो अभी कतन ये नहीं कहा कि आमिर साहब ये कह रहे हैं 30-35, वो तो मैं मुजम्मल साहब की 37 साला सहाफ़ती तजर्बे की तरफ इशारा करने के लिए वो मैंने 30-35 साल कहा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अभी आमिर साहब ने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अवामी मैंडेट जिसको भी मिलता है आप उसकी इस तरह तौहीन नहीं कर सकते कि जनाब ये इसको इस तरह मिल गया, उधर से आया तो वो अवामी मैंडेट मोतबर है, अगर उधर से आएगा तो वो मोतबर नहीं है। ये ऐसा नहीं होगा। देखें, चाहे वो बलूचिस्तान में किसी को मिले, चाहे सिंध में मिले, वो अवामी नुमाइंदा है। उस हल्के के जितने भी अगर अवाम हैं और उसमें से अक्सरियत उसको भेजती है, तो वो आए, क्यों ना आए। अगर सिंध कोई किसी ने बंद तो नहीं किया हुआ, अगर खान साहब को सिंध के अंदर सीटें चाहिए तो जाएं, सिंध के अंदर मेहनत करें। नवाज शरीफ साहब को सीटें चाहिए तो वो जाएं, सिंध के अंदर मेहनत करें। अब अगर उनकी ख्वाहिश ये है नवाज शरीफ साहब की तरह कि सिंध में भी इलेक्टेबल्स उठा के उनकी गोद में डाल दिए जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जाके आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही 15 साल से वहाँ इक़्तिदार में, और जो इक़्तिदार में पार्टी होती है
उससे के हवाले से अवाम के अंदर ग्रीवियंस भी होती है, 100 मसाइल होते हैं, तो वो तो बड़ा अच्छा एक ग्राउंड है वहाँ पे, पर मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आपकी ख्वाहिश है कि जनाब सिंध में भी हम जाके इनग्रेस कर लें, ऐसा नहीं होता। बाकी देखें जो भी जमात आएगी उसमें चाहे बुज़ुर्ग हों या नौजवान हों, असल चीज़ वो है कि सोच क्या होगी, क्या इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से हमने प्रोग्रेसिव सोच का मुजाहरा करना है, चाहे वो हमारी माइनॉरिटीज़ हों, हमारी ख़वातीन हो जाएं, हमारे डिफरेंट तबकात हो जाएं, वो सारी चीज़ें, ये सिर्फ आपकी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। हाँ, जब तक हमारी सोच में प्रॉस्परस नहीं होगी ना, सोच में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, यकीन कीजिए कि हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ओवरऑल जो है सोच में तब्दीली आए, चाहे वो मियाँ साहब लेके आएँ, चाहे वो बिलावल साहब लेके आएँ, चाहे कोई और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत लेके आए। लेकिन ये जो हालिया इंटरव्यू के बाद जो नून लीग की क़यादत जो है वो निजी ज़िंदगी में फंसी हुई है और कोर्ट्स में भी बैठ के वो निजी ज़िंदगी के ऊपर बातें कर रही है, वो चीज़ आप जरदारी साहब में नहीं देखते। क्या वो इंटरव्यू जरदारी साहब ने नहीं देखा होगा, बिलावल साहब ने नहीं देखा होगा? तो ये वो सोच है मुजम्मिल साहब जिसके हवाले से बात होती है कि चीज़ों को हमने आगे लेके चलना है। अच्छा, देखिए मैंने सिंध का रेफरेंस क्यों दिया, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध है। पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध ही जीत रही है। अब उनकी पंजाब में अक्सरियत नहीं, केपी में अक्सरियत नहीं, बलूचिस्तान में कोई अक्सरियत नहीं, वो इस वक्त सिंध उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लिहाजा अगर उन्होंने कोई नई सोच, तब्दीली या किसी चीज़ का आगाज़ करना है तो उनका फ़र्ज़ है कि उसका आगाज़ सिंध से करेंगे ना, अपनी होम ग्राउंड से करेंगे। कि मेरा मतलब है मैंने कोई ये नहीं कहा कि पंजाब में फ्यूडल्स नहीं जीतते या बलूचिस्तान में नहीं जीतते या केपी में नहीं जीतते। बात बिलावल की गुफ्तगू के तनाजुर में हो रही थी कि अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसका अमल जो है वो सबसे पहले उनकी होम ग्राउंड पे नज़र आएगा, या जहां उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, जहां उनका कोई वोट बैंक ही नहीं है, वहां पे उन्होंने उसको टेस्ट ट्रायल में लेके आना है, क्योंकि वहां तो आपका है ही कुछ नहीं। जहां आपका कुछ है वहां नई सोच हमें ला कर दिखाएं ना। जहां से आप जीतते हैं, जहां आपका वोट बैंक है, वहां पे नई सोच ला कर दिखाएं हमें, वहां पर हमें बुजुर्गों को जरा घर बिठा कर दिखाएं। भाई मोदी साहब ने पिछले इलेक्शन में कहा ना, अडवाणी को टिकट नहीं दिया कि इस खास एज से ऊपर जो मेरी पार्टी में लोग होंगे मैं उन्हें टिकट नहीं दूंगा। उसमें उनके सीनियर मोस्ट लोग अडवाणी भी आ गए, नहीं दिया उन्होंने टिकट। उन्होंने कहा हमने तय किया है कि इस उम्र से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, दे आर रिटायर्ड। एक पार्टी ने फैसला किया, बीजेपी ने, उन्होंने कहा हमारे यहाँ रिटायरमेंट की ये एज है। बिलावल साहब करते हैं अपनी पार्टी में एक एज कि जनाब मैं नौजवानों को ला रहा हूँ, इससे ऊपर टिकट नहीं दूंगा। मतलब कुछ तो करके दिखाएं ना, सिर्फ जलसे से खिताब तो मानते। हम 10 साल या बड़ा इंटरव्यू चुभ रहा है आपको, अतर कादमी साहब को। मुझे इंटरव्यू की हिमायत नहीं है, मुझे है कि जिस तरह रिलीजन कार्ड खेला गया है इस मुल्क में रियासत मदीना के नाम पर, तो फिर आप मंबरे रसूल पर बैठ के इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते। गुफ्तगू आप शुरू करें रियासत मदीना से और हरकतें आपकी 5 बच्चों की माँ वाली हों, के साथ अफेयर वाली हो, तो फिर कौम सवाल तो कर सकती है कि यार यहाँ रियासत मदीना का नाम ना लो, यहाँ ये काम ना करो। दोनों काम साथ साथ कैसे चला सकते हो? कौम एक सेकुलर लिबरल गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करे। एक तरफ आप बैठ के दीन का दर्स देना शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ आपकी हरकत सामने आए तो अतर कादमी हमें कहते हैं निजी ज़िंदगी में। हर सियासतदान की कोई निजी ज़िंदगी नहीं होती, पब्लिक लाइफ है उनका हंसना भी लाइफ है, उनका रोना भी लाइफ है, उनकी शादी भी खबर है, उनकी तलाक भी खबर है, उनका बच्चा पैदा होना भी खबर है, उनके पास पैसा भी खबर है, उनकी गुर्बत भी खबर है। तो ये कोई सियासतदान ये नहीं कह सकता कि ये मेरी निजी लाइफ है, पूरी दुनिया में उस पर खबर बनती है। अगर आपका कोई अफेयर है, अगर किसी ने एक्स हस्बैंड ने आके इंटरव्यू किया है, ओ भाई वो एंकर एतराज कर रहे हैं अतर कादमी साहब जो आयशा हाथ के 1-1 घंटे के इंटरव्यू करते रहे हैं। इस मुल्क में चीफ जस्टिस ने सू मोटिव ले लिया अब्दा शहबाज की शादी पे, आज आपको बड़ा इंटरव्यू याद आ रहा है। मैं तो हैरान हूँ आप लोगों के जर्नलिज्म पर। मुजम्मिल, ये नई सोच की बात हो रही है ना। बिलावल साहब के बयान जो है कि हमें एक नई क़यादत चाहिए और नई सोच चाहिए। देखिए मुजम्मिल, हम कितनी देर अपने माजी के कैदी रहेंगे? मैं कहता हूं कि चलें, मैं मान लूं कि आपने जो कुछ कहा, आप तो सबसे ज्यादा कैदी हैं माजी के, 100% सही, ठीक है ना। मैं मानता हूं आपकी बात कि आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या हम मुस्तकबिल भी
ये माजी की रविश के ऊपर भी चलना चाहेंगे। ये इस तरह से नई सोच आएगी। अगर कोई नई सोच की बात कर रहा है तो उसको मौका देने से पहले ही इस बुनियाद के ऊपर हम उसकी सोच के बखिए उधेड़ना शुरू कर देंगे कि वो जो है वो माजी में ऐसा नहीं कर पाया। हाँ, अभी तो टिकट डिसाइड नहीं हुए हैं ना जी, लेट्स सी। अगर नहीं, बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक मुनासिब तादाद के अंदर नौजवानों को अपनी पार्टी में टिकट नहीं देते तो फिर तो हम उनके ऊपर इतराज़ करेंगे कि ये भी नारेबाजी थी जैसी कि हमने माजी में देखी। लेकिन पहले से ही इस सोच को अपने माजी के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर क्रिटिसाइज करना, मेरा तो ख्याल है कि एक जरा ये सेल्फ डिफीटिंग सा एटीट्यूड है। इसमें मैं मुजम्मल साहब छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब हम नई सोच की बात करते हैं, जरूर जरूर जी, मुकम्मल ज्यादा ऐड करें, बड़ी चीज ऐड करें। जी मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस सियासत बड़ी कवर की है। आप पीछे चले जाएं, बेगम नसीम वली खान साहिबा को क्या नारे लगा के टारगेट किया जाता था, उसके बाद शहीद बीबी के साथ किस किस्म का सलूक किया गया, किस किस्म के उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाई गई, और उसमें कौन कौन सा जय्यद सहाफ़ी उस सेल में बैठा होता था जहां से जुबानी जुमले निकलते थे और फिर कुछ लोगों को बताए जाते थे और वो पार्लियामेंट में भी आके वो जुमले बोलते थे। वो सब कुछ हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। क्या हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते? क्या यहाँ पे हमने ये कहा कि इस मोजिस चीफ मिनिस्टर या उस मोजिस गवर्नर की 5 शादियाँ थीं तो 3 ये हो गई तो 5 वो हो गई, फलाने के बेटे की तलाक होगी, क्या इसमें ही हम फंसे रहेंगे या हम आगे निकलेंगे? उससे मेरी और आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है कि आप 5 साल के बाद किसी की निजी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं? हाँ, अगर किसी ने कोई करप्शन की है, कोई ऐसी चीज़ है, आप वो बताएं। आप जो है मॉरल पुलिस बन गए हैं, आप लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं ये, और फिर लोगों को टीवी पे बैठा के जो कुछ आप डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जहां पे हमें सियासत के अंदर हमें थोड़ी सी वो नज़र आती है कि गिरावट हो रही है, वहीं पे हमें अपनी जो सहाफ़ती अखलाकियात हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ये कोई मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो एटीट्यूड है उसमें हम सबको देखना चाहिए कि क्या किसी की ज़ाती ज़िंदगी को हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं या फिर हमारे पास और कुछ है नहीं है और हमारी सियासत ही ऐसी है। अगर आप इस इंटरव्यू जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया उसके बाद का रद्द-ए-अमल देख लें, सिर्फ नून लीग की क़यादत वो है जो बैठ के यूं लाइनें लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उसके ऊपर बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। क्या आवाम के अंदर इस तरह बयानियाँ बन जाएगा? वही तो मैंने अर्ज़ की कि क्या जरदारी साहब को सियासत नहीं आती है? क्या उन्होंने ये इंटरव्यू नहीं सुना होगा? मैं बात कर रहा हूं कि बात सोच की, हम नौजवानों को क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो मैं अर्ज कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप 4 दफ़ा इंटरव्यू सुने, उसको बार बार सुने, मुझे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं। ठीक है अतर कादमी साहब, लेकिन नौजवानों की अखलाकी तरबियत भी करनी है। और आज आपको नून लीग बहुत बुरी लग रही है। जब इमरान खान साहब खड़े होकर कहते थे कि मरियम मेरा नाम ऐसे ना लिया करो, तुम्हारा हस्बैंड माइंड करेगा, तो तब आपने कभी ये नहीं कहा था कि ये बड़ा ही घटिया जुमला है किसी औरत के बारे में ये कहना, जलसे में खड़े होकर के मेरा नाम ऐसे ना लिया करो। तब तो आप बड़ा इंजॉय करते थे, ट्वीट भी करते थे उसके हक में। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले अतर साहब मेरी बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, हमारे मेहमान हैं, फिर वो कहेंगे मैंने उन्हें सेंसर कर दिया है। अतर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बस इतना अर्ज कर रहा था कि खुदा न खास्ता जो आपने कहा कि मैं उस पर कोई ट्वीट्स भी करता रहा, मैंने कभी भी इस तरह की किसी के हवाले से कोई ट्वीट नहीं की। 2-4 ट्वीट मेरा मतलब था मैं उस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो आज इस इंटरव्यू पे बहुत तड़प रहा है। अच्छा, आप ओवरऑल उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। जी, मैंने तो खुदा ना खास्ता आपके खिलाफ भी कभी कोई ट्वीट नहीं की। ऑल दो के मेरिट पे तो बनता है कि 2-4 नहीं आपके पर मैंने तो आपके खिलाफ भी कभी नहीं की। हालांकि आप समझते हैं मेरे खिलाफ बनते हैं, डेफिनेटली बनती है, डेफिनेटली बनते हैं। बहरहाल अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बहुत हो गया। सर्वे आया है कि 90% पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारे मुल्क की सिमत ठीक नहीं है, और ये एक बड़ा नंबर है कि 90% समझते हैं कि मुल्क जो है सही सिमत में नहीं जा रहा। तो आमिर साहब, अब ये 90% में तो बुज़ुर्ग भी शामिल होंगे ना? ये 90% तो सिर्फ नौजवानों को क्या का आकाश नहीं है, इसमें तो फिर आप समझेंगे बुज़ुर्ग भी ये समझ रहे हैं कि सिमत ठीक नहीं है, कि बुजुर्ग सिर्फ 10% हैं और 90% नौजवान हैं। हाँ मुज़म्मिल, अगर तो ये इससे उलट होता ना
तो फिर हैरानगी की बात थी। ये तो कोई हैरानगी की बात नहीं है कि 90% पाकिस्तानी पाकिस्तान की सिमत के मुतालिक परेशान है और वो समझते हैं कि ये दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहा। मुझे तो हैरानगी हुई कि जो नौजवान तबके का उन्होंने अलहदा से सर्वे के अंदर जिक्र किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 14% जो है वो पुरुमीद हैं कि ये जो भी मामला चल रहा है ये ठीक चल रहा है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि उनको क्या ठीक चलता नज़र आ रहा है इस मुल्क के अंदर। क्योंकि देखें मुज़म्मिल, हम अब बड़े अच्छे हैं इस मामले के अंदर, हमारे में बड़ी ये सलाहियत है कि हम थोड़ा सा संभल जाते हैं ना, तो हम समझते हैं कि नहीं, अब सारे का सारा रास्ता जो है वो हमवार हो गया हुआ है। हमारा SBA एक IMF के साथ हुआ और उसके नतीजे के अंदर जो थोड़े बहुत इनफ्लो आई, थोड़ा सा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ज़रा सा काबू में आया, तो हम सब जो हैं वो भूल गए कि उससे चंद हफ्ते पहले तक, SBA होने से चंद हफ्ते पहले तक हम किस जगह पर खड़े थे और हमारी मईशत का क्या हाशर हो सकता है। सो मेरा ख्याल में कि ये बड़ा यूज़फुल ये इंडिकेटर हमें मिला है इस सर्वे से, और हमें इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए कि जब पाकिस्तानी ये कहते हैं, ये और बात है कि ये कंज्यूमर परसेप्शन इंडेक्स है जहां पर उनकी कुव्वत खरीद को एक बुनियादी एक एलिमेंट बनाकर उसकी बुनियाद के ऊपर इस तरह के सर्वेस किए जाते हैं, और जाहिर है कि उसके बारे में तो सभी परेशान होंगे क्योंकि लोगों की कम से कम 1/3 1/3 कुव्वत खरीद जो है उसमें तो कमी आई है इन्फ्लेशन की वजह से पिछले कुछ अरसे के अंदर। और इसका आपको, अगर आप सोशली लोगों से मिलते हैं तो आपको उसका इशारा वहाँ पर मिलता है कि मिडिल क्लास का वो तबका जो समझता था कि वो अपनी ज़्यादातर फाइनेंशियल मसाइल जो हैं उन पर काबू पा चुका है और अब वो आगे से वो बेहतरी की तरफ बेहतरी की उम्मीद रख सकता है। अब उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि समझ रहे हैं कि नहीं, वो वापस उन्हीं माशी मसाइल के अंदर धंसते जा रहे हैं जिनसे उनका ख्याल था कि वो छुटकारा हासिल कर चुके हैं। तो जाहिर है कि इस सूरत हाल से मुतमईन तो नहीं हुआ जा सकता। अब जाहिर है कि हमें इस सर्वे के अंदर इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं मिली है कि वो पार्टीज जिस तरह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देख रही हैं, और इस सर्वे का ताल्लुक मैं नहीं समझता हूँ कि सियासत या सियासी महरक़ात से था कि वो, और इसमें इस तरह का कोई हमें इशारा नहीं मिला कि जो सियासी जमातें जिस तरह से इस सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रही हैं उस पर लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, रद्द अमल क्या है, उससे वो मुतमईन हैं या नहीं। उनकी परेशानी तो मुज़म्मिल बिल्कुल समझ में आती है। जी अदर काज़मी साहब, मैंने भी कोई बात नहीं की है जो आपको बुरी लगे। नहीं, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको मायूसी हुई या फिर उनको उम्मीद नहीं है कि चीज़ें बेहतर होंगी। अब ये समझने की चीज़ है, देखें जो उम्मीद होती है ना, ये इतनी ज़रूरी है उम्मीद कि मरने वाला शख्स जो बिस्तरे मर्ग पे भी पड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं मरने वाला हूँ, वो आपको सब कुछ दे देगा लेकिन अपनी जीने की उम्मीद आपको नहीं देगा। जायदाद दौलत सब कुछ दे देगा लेकिन वो ये उम्मीद आपको नहीं देगा कि जनाब हो सकता है मैं अभी भी बच जाऊं। तो जब आप किसी की उम्मीद मार देते हैं ना, तो आप जिंदा शख्स को ख़त्म कर देते हैं। जिस कौम के अंदर अगर 90% लोग ये समझ रहे हैं कि अब आगे कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर किस तरीके से उस कौम को हम आगे लेके चलेंगे, वहाँ पर कैसे हम तरक्की लेके आएंगे। वो आप कुछ और नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उम्मीद तो दे देना। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप मसाइल का हल नहीं निकाल सकते, लेकिन आप कम अज़ कम उनको उम्मीद दे देते हैं। और ये उम्मीद मुख्तलिफ ज़राए से आपको मिलती है। कभी फाइनेंशियल ज़राए से मिलती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आपको मिलती है, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स से आपको मिलती है, इंसाफ से आपको मिलती है। आप अदालतों में जाते हैं, वहाँ से आपको उम्मीद मिलती है कि मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ये करेंगी। आप इलेक्शन पीरियड आता है तो आपको इलेक्शन कमीशन से उम्मीद होती है कि ये साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। आपको आपके आइन से ये उम्मीद होती है कि जब इस आइन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 90 या 60 रोज़ के अंदर ये हक दूंगा कि तुम अपने वोट का राइट इस्तेमाल करो, तो आपको उम्मीद होती है कि मैं वोट डालूंगा और वो उस वोट के ज़रिए मैं तब्दीली लेके आऊँगा। लेकिन आप जो है 13 महीने 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाते, तो हर लेवल पर तो हम लोगों की उम्मीद को किल कर रहे हैं। जब आप लोगों को इसकी उम्मीद को इस तरह मारेंगे तो फिर किस तरीके से आप उसके ऊपर जो है खुशहाली की इमारत खड़ी करेंगे।
तो ये सोचने का मुकाम है सब के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए, जितने भी लोग जो हैं जो इस सिस्टम के अंदर सब कुछ करता धरता हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। कम अज़ कम इस आवाम के पास जो आखिरी चीज़ है वो शायद कोई उम्मीद हो, उनको कम अज़ कम उनकी उम्मीद तो ज़िंदा करने की कोशिश करें ना, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। देखिए अतर आदमी साहब, ये मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ जो नौजवानों की और आप मुझसे मुत्तफिक हुए, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ जी, प्लीज़ मैं अपनी बात मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आप बात वापस भी लें तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि एक नेशनल बिहेवियर नज़र आता है डिसअपॉइंटमेंट का, एक नैरेटिव बना है जी कुछ हो ही नहीं सकता जी, जी इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। एक नेशनल नैरेटिव बनाया गया है बड़ी मेहनत से। आप जैसे दोस्तों ने इसमें बहुत मेहनत की है इस नैरेटिव को बनाने के लिए, जिसमें आपने ये नाउमीदी फैलाई है और आप आज उसको इनकैश कर रहे हैं मुख्तलिफ तनाजुर में। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि नाउमीदी तो तब फैली जब एक सियासी जमात ने जमहूरी इदारों का बाइकाट कर दिया। उसने नाउमीदी फैलाई कि जी इस पार्लियामान से कुछ हो ही नहीं सकता, वो उठ के बाहर चली गई। नाउमीदी तो उसने फैलाई जिसने चलती हुकूमतें गिरा दी कि चलती हुकूमतों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठोकर मारता हूँ, और उसने कहा कि हुकूमतों को गिरा दिया, तोड़ दिया असेंबलियों को बेवकूफ़ कर दिया। चलती हुकूमतें किसी तोड़ दी, कहीं मिसाल मिलती है आपको? कोई कौमी असम्बली के बाइकाट की कोई मिसाल मिलती है आपको? यहाँ से नाउमीदी शुरू हुई। नाउमीदी तब शुरू हुई जब आपने रोज़ कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अगले 8 दिनों में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आप 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में करते थे, एक सियासी जमात कि पाकिस्तान अगले 7 दिनों में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। एक लीडर रोज़ शाम को वीलॉग करता था कि श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान। उसने लोगों के जहन में श्रीलंका बनाना पैदा कर दिया कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हम श्रीलंका बन जाएंगे, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। नौजवानों का जहन बना दिया। ये इस कौम के साथ जुल्म किया गया है, जिसकी पर कोई बात नहीं करता कि उन्होंने अपनी ज़ाती इक़्तिदार की हवस में पूरी कौम में नाउमीदी पैदा कर दी, क्योंकि वो खुद नाउमीद हो गए थे अपने इक़्तिदार से। उनको इक़्तिदार का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वो कौम को नाउमीद करते जा रहे थे। उनके जाने के बाद मैं समझता हूँ कि जब से वो जेल गए हैं, पाकिस्तान में खुशहाली है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो जो रेड लाइन और जमान पार्क को 9-0 बनाने की सियासत थी, उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। शौकत तरीन की उस ऑडियो कॉल में जिसमें वो 2 फिनांस मिनिस्टर्स को कह रहे थे कि IMF को ख़त लिखो ताकि पाकिस्तान को पैकेज ना मिल सके। एक उनमें से कह रहा था कि इससे पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। वो कह रहे थे पाकिस्तान की फ़िक्र ना करो, तुम्हें अपने लीडर की फ़िक्र होनी चाहिए, पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। देखो ना उसके ऊपर कितने मुकदमे बन गए हैं, तो हम IMF को भी खत ना लिखें। यहाँ से नाउमीदी फैली है कि जब आपने अपनी ज़ात को पाकिस्तान के ऊपर तरजीह दी, अपनी सियासत को, आपने नौजवान नस्ल का ज़हन क्या बना दिया, और हम आज उसको भुगत रहे हैं। पता नहीं हमें कैसे ये ठीक करना पड़ेगा। ये बुनियादी वजह, आपने डायग्नोज गलत किया है। आप मर्ज को इलाज के तौर पर डायग्नोज कर रहे हैं, वो मर्ज है जिसको आप इलाज तसव्वुर कर रहे हैं। वो इसकी वजह है जिन्होंने ये नाउमीदी, आज 90% लोग आप कहते हैं कि जी नाउमीदी उन्होंने फैला दी है। इस कौम में बहुत जान है। जिस कौम में 60% नौजवान हो, वो तो कुछ भी कर सकती है। इतना ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास। ये 2-4 काम निगरान हुकूमत ने किए हैं। 58,000 पे स्टॉक एक्सचेंज है, डॉलर वापस नीचे आ रहा है, IMF सब कुछ सीधा हो रहा है। कहाँ गई डिफ़ॉल्ट की बातें? मुझे वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें निकाल कर दिखाएं, उनकी तादाद गिन के अतर कादमी साहब, जिनमें पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें की गई हैं ज़हन बनाने के लिए। कोई सियासी पार्टी रोज़ कहती है आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैं इस पे जरा तो इसलिए हमें ये ज़हन साजी पर तवज्जो देनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई है। जी मुजम्मिल साहब, ये जो अभी आपने कोरोना के मरीजों को पोलियो के कतरे फैलाने की कोशिश की है ना, ये इस तरह आजकल के दौर में ये हो नहीं सकता। अब कौन कितना मायूस है या कौन किस सिस्टम से मायूस है, देखें वो अपनी इस मायूसी का या खुशी का इजहार किस तरह करता है। वो किसी सर्वे या पोल के जरिए तो नहीं करेगा ना, वो अपना आईनी राइट इस्तेमाल करके करेगा। आपने उसका आईनी राइट कर्टेल कर दिया।
हमारे बुजुर्गों ने एक बड़े साने के बाद 50 बरस कबल एक इमरानी मुआहदा, ये वो वाला इमरानी नहीं है जिसको सुन के आपको गुस्सा आ जाता है, मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, उस मुआहदे के ऊपर उन्होंने एग्री किया और उस मुआहदे में लिखा हुआ था कि आज के बाद हम आवाम के राइट्स उस तरह कर्टेल नहीं करेंगे, ये उनको राइट होगा कि इस वक्त पे वो इंतखाब करेंगे, इस वक्त के ऊपर जो है वो अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। आपने उसको रोक दिया। आपको उम्मीद क्या राजा रियाज के अंदर नजर आई? क्या यूनानियों के जहन में जो जमहूरियत की शक्ल थी उसका मुजस्मा राजा रियाज साहब की शक्ल में आपको नजर आया? क्या जो सिंध हाउस में लगा, क्या वो जमहूरियत का मेला था? क्या उससे उम्मीद पैदा हुई? देखें, उम्मीद तब पैदा होती है जब आप मेजॉरिटी को साथ लेके चलते हैं। एक घर के अंदर भी अगर आप घर के लोगों को, 4 लोगों को अपने साथ ना लेके चलें और घर का जो सरबराह होता है वो कहे कि सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो वो घर भी नहीं चल सकता। आपको इस मुल्क को अगर चलाना है, इन सियासी जमातों को, तो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, उनके मफादात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ पे तो ज़ाती नोहे से हम बाहर ही नहीं निकलते कि मुझे ये हो गया, मेरे ख़ानदान को ये हो गया, मेरा ये हो गया। नहीं भाई, हम उस कौम को इस वक्त देख रहे हैं जो बेचारी आटे की लाइनों में मर रही है। तो खुदारा इस कौम को कोई उम्मीद दें, और उम्मीद जो है वो रूल ऑफ लॉ से आती है, वो पहली चीज़ है। जब तक रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा, बाकी सारी बातें जो हैं वो सानवी हैं। यहाँ से शुरू करना पड़ेगा मुजम्मिल साहब। ठीक है अतर कादमी साहब, मान गए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन बारी आमिर साहब की है। मुजम्मिल, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप आराम से अतर को जवाब दें। मुझे सिर्फ हैरानगी हुई है आपकी बातों को सुन के और आपके दलाइल को सुन के। क्या हम संजीदगी से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मायूसी फैली हुई है, क्या हम तमाम तर संजीदगी के साथ उस मायूसी का जिम्मेदार किसी एक सियासी लीडर या किसी एक सियासी पार्टी को ठहरा सकते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को जो आज मसाइल दरपेश हैं वो पिछले 4 साल या पिछले 5 साल की पैदावार हैं? क्या वो किसी एक इलेक्शन की पैदावार हैं? क्या वो पिछले 50 साल से नहीं चल रहे हैं? पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल जिसके ऊपर आज तक पाकिस्तान को चलाया जा रहा है कि कर्ज उठाओ और मौज उड़ाओ, वो बिजनेस मॉडल जो है वो पिछले 5 साल में आया है, उससे पहले जो है वो नहीं चल रहा था। सो मेरा ख्याल है जब आपने जहन साजी की बात की, यस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम अपने नौजवान नस्ल को उम्मीद दिखाएं, जो अतर काज़मी ने भी कहा, जो आप भी कह रहे हैं, उनकी जहन साजी करें कि मायूसी को अपने आसपास ना पटकने दो। लेकिन उसके लिए हम हकायक को सेलेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें जितना भी गुस्सा हो किसी के ऊपर कि उसने पिछले 5 सालों में ये किया और वो किया और उसने ऐसा नहीं किया और जो उसको करना चाहिए था, लेकिन हम हकायक को इस तरह से चुन चुन कर अपनी मर्जी के हकायक को इस्तेमाल करके बाकी सारी चीज को हम वाइट वॉश नहीं कर सकते। ये वो गुनाह है पाकिस्तान में जो मायूसी फैलाने वाला गुनाह है। कहते हैं ना मायूसी गुनाह है, ये वो गुनाह है जिसमें हम तमाम हिस्सेदार हैं, हमारी नस्लें हिस्सेदार हैं। इसलिए बेहतर मैं इसीलिए कहता हूं कि आगे की बात करें, इंतखाबात आने वाले हैं, आगे की बात करें। हमें अपने आप को माजी का कैदी नहीं बनाना चाहिए, और खास तौर पर ऐसे मामलात के अंदर किसी एक मुजरिम हमें नहीं ढूंढना चाहिए जिस जुर्म के अंदर सब लोग शामिल हैं। ठीक बात है आमिर साहब, कोई एक मुजरिम नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन जिसने सबसे पहले आइन तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, यकीनन उसको वहाँ पे अगर आइन तोड़ने वाले को सज़ा मिल जाती तो जब ये लिखा गया कि आइन टूटा है तो सज़ा भी साथ देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई, जिसकी वजह से आगे ख़राबी हुई। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले टॉपिक पे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 दिन जारी रहने वाले इजलास में बिलाखिर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को दूसरा शोका जारी करने का फ़ैसला हुआ है। ये फ़ैसला इब्तदाई तौर पर यही ख़बरें आई हैं कि अब 4-1 से हुआ है। पहला शोकॉज 3-2 से जारी हुआ था, दूसरा शोकॉज 4-1 से जारी हुआ है। पहले शोकॉज के बाद जिन 3 मेंबरान ने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया था उन्होंने उन पर एतराज़ कर दिया था, तो अब 4-1 से हो गया है, उन्हें चौथे पर भी एतराज़ करना होगा। बहरहाल दूसरे शोकॉज के में अब तमाम इल्ज़ामात की तफसील लिख दी गई है और उन्हें एक एक इल्ज़ाम का पैरावाइज जवाब देना है। आमिर साहब, आप हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास इतने तवातर से नहीं हुए, जजों के ख़िलाफ़ कभी इस तरह हमने तहकीकात भी नहीं देखी मुसलसल, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ठीक से हुआ है या आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, बेवजह इतने 3 दिन लगाए गए?
100% ज़रूरत थी मुज़म्मिल, और उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ हम हर वक्त सियासी इक़्तिदार और सियासी रवायात की बहाली, अच्छी सियासी रवायात की बहाली की बात करते हैं, जहाँ हम मईशत की बहाली की बात करते हैं, वहीं हमारी अदलिया के अंदर जजेस का जो किरदार है, जो उनका कैरेक्टर है, हम उसकी इम्प्रूवमेंट की भी बात करने की ज़रूरत आ गई है। मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ, मैं इस केस के ऊपर बराह रास्त जो है वो गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमने देखा लगातार 4 चीफ जस्टिस जो शुरू हुए इफ्तिखार चौधरी से, उसके अंदर फिर आसिफ कोसर साहब आए, फिर साकिब निसार साहब आए, फिर उमर रता बंदियाल साहब आए, बतौर जजेस एक इंतहाई हसास ओहदे के ऊपर बैठ के इन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से इन्होंने एक तरह से मैं कहता हूँ सियासत की, जिस तरह के उनके वो फैसले थे, अब ये वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर हम कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर सियासी माहौल को ठीक करें या मुल्क की मईशत के अंदर जो खराबियां उनको ठीक करें, तो मेरा ख्याल है हमारी आला अदलिया जो है उसके अंदर भी हमें उस माहौल को ठीक करना है जो कि इस तरह के बिहेवियर की इजाज़त देती है, जो कि हमने इससे पहले लगातार 4 बहुत ही अहम ओहदेदारों के अंदर हमने वो देखा है। और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है, इसमें वो उस इरादे की मुझे झलक नज़र आ रही है, इसलिए मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब हुआ है जो हुआ है, और जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चले, अभी भी अगर शुरू हो गया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अब इस बात को एक मुसम्मम इरादे के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और यकीनन मुझे बहुत यकीन है कि इसके अंदर से कोई बेहतरी निकलेगी। ये किसी एक शख्स या किसी एक जज की या उसकी ख्यालात का मसला नहीं है, ये हमारी पूरी अदलिया को जो लोग संभाले बैठे हैं, ये उनके किरदार की बात है। जी अतर काज़मी साहब, देखें, जिस तरह आमिर साहब ने भी फरमाया कि ऑब्वियसली सब जुडिस केस है, अब देखते हैं केस आगे किस तरह बढ़ता है। मुज़ाहिर नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दी हुई है। माजी में हमारे सामने वाज़े मिसाल मौजूद है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना मुकदमा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे। तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए तो बाइस हैरत होगा कि ये मौका जो है वो अगर मुज़ाहिर अली नकवी साहब को नहीं दिया गया, तो अब देखते हैं केस आगे किस तरफ बढ़ता है और किस तरह बढ़ता है, और फिर जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसको देख के ही हम कोई हतमी राय कायम कर सकेंगे। लेकिन ये लीगल प्रोसेस है, वहाँ पे सबको अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखने की इजाज़त होगी। तो देखते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट मैं तो इसको पार्ट ऑफ जो रूटीन एक प्रोसीजर है उसी के पार्ट के तौर पे देख रहा हूँ। बहरहाल मैं तो मुज़ाहिर अली नकवी और काजी फ़ाइज़ ईसा के केसेस में कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं देखता। लीगल पॉइंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ वो शहजाद अकबर ने पहले तहकीकात की, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए, यहाँ पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए, तो लिहाजा कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है जो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। लेकिन चूँकि दोस्त वो तकाबली जायज़ा बनाकर अगर मुज़ाहिर अली नकवी साहब को काजी फ़ाइज़ ईसा बनाने की भी कोशिश करें तो मेरे ख़्याल में ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ पाकिस्तान की तमाम बार, सियासी जमातें, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सब खड़े थे, और मुज़ाहिर अली नकवी के साथ सिर्फ तहरीक इंसाफ खड़ी है, उसके अलावा उनके साथ कोई नहीं खड़ा। तो यही बहुत बड़ा तकाबली जायज़ा है कि बार और बेंच एक हिस्सा है निज़ाम अदल का। अगर बार आपके साथ नहीं है बेंच के साथ, तो आपको समझना चाहिए कि बार भी समझ रही है कि आप गलत हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में कोई तकाबली जायज़ा नहीं है मुज़ाहिर अली नकवी और काजी फ़ाइज़ ईसा में। ये तो एप्पल्स और ऑरेंजेस का कब तकाबली जायज़ा अगर आप कर लें तो कर लें, वो आपका अपना ज़ोर गुफ्तगू है, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। आमिर साहब, मेरे ख्याल है एक एक लाइन का भी हमारे पास वक्त है, यू कैन ऐड मोर इन इट। हाँ बस जी, ये एंड में मैं थोड़ा सा वही इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि बहुत दफ़ा हमारे एक ज़माना होता था मुज़म्मिल, जब जजेस को इस बात के ऊपर भी जजेस पर एतराज़ किया जाता था कि उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए। वहाँ से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और पाकिस्तानी जजेस ने ऐसा किया भी है, लेकिन वहाँ से अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ जजेस की बच्चों की शादियों के अंदर सियासतदान भी जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं, करोड़ों रुपए के तोहफे तहफ़ भी जो है वो एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे। मेरा ख्याल है ये माहौल जो है, इस सारे के सारे माहौल को एड्रेस करने की ज़रूरत
ज़रूरत है, और इस तरह की कार्रवाइयों हमें मदद कर सकती हैं उस तरफ बढ़ने के लिए। सिर्फ एक शख्स के बारे में किसी भी किस्म का फैसला होना जो है वो मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस जो शुरू किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, ये इम्पोर्टेंट है। जी अतर काज़मी साहब। जी मुजम्मिल साहब, आपने एप्पल और ऑरेंजेस को तो कंपेयर कर दिया, पर बहुत सारी जो आपकी बातें होती हैं आप तरबूज और खजूर को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। इशू यहाँ पे ये है कि ये जो अदालतें हैं, ये इनकी बुनियादी जो काम है, जो फंडामेंटल चले बस अतर साहब वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इतना ही अपने मेज़बान मुजम्मिल सोहरवर्दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।